नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप खा रहे हो या आप ज़्यादा खा रहे हो तो वो बैलेंस्ड नहीं है, या कम खा रहे हो तो वो बैलेंस्ड है, नहीं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है आपके डाइट में आप जो खान पान कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बैलेंस्ड होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा, फाइबर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन, आप कितने स्वच्छ रह रहे हैं, आप कितने साफ सुथरे तरीके से रह रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। और मेंटेन गुड हेल्थ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें हैं, हाइजीन, एक्सरसाइज और डाइट, आपके हेल्थ को बनाने में, अच्छा करने में ये तीनों इंपॉर्टेंट होती हैं। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम immemorial and achieve physical and mental health. Awareness about diseases and their effect on different bodily functions. Vaccination, immunization against infectious diseases, proper disposal of waste, control of vectors and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. इसमें गुड हेल्थ पाने के तरीके बताए गए कि भाई आपको योगा करना चाहिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ पाने के लिए। अवेयरनेस, आपको डिसीजेस का अवेयरनेस होना चाहिए, भाई किस चीज़ों से आपको डिसीज़ हो सकती है, आपके खान पान में कंटामिनेशन तो नहीं है, है ना, और उससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है आपके बॉडी फंक्शंस बॉडी में, और वैक्सीनेशन का क्या अर्थ है और उसके क्या फ़ायदे हैं आपको पता होने चाहिए, जो कि इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, आपके घरों में जो वेस्ट होता है उसका डिस्पोजेबल आप डिस्पोज करते हैं कि नहीं करते, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, कहाँ पे, आपके खान पान में और आपके आसपास एरिया में, आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, अच्छा यहाँ पे डिसीज का डेफिनेशन दिया गया है ना। डिसीज क्या कहलाता है भाई, डिसीज होता क्या है पहले वो तो जान ले, उसके बाद फिर उसके जानेंगे कि कई क्या प्रकार हैं और किस टाइप की डिसीजेस होती हैं। अच्छा, तो ये वहाँ पे व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड, यहाँ पे ऊपर का तो समझ में आ गया होगा कि भाई एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या उस पूरे सिस्टम का अगर बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड हो। एडवर्सली का मतलब क्या होता है, एडवर्सली का मतलब होता है नेगेटिवली, है ना, अफेक्ट हो जाए। कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस, डिसीज के लक्षण अगर आपको दिखने लग जाए आपके शरीर में और उसके सिम्टम्स दिखने लग जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि आप भाई आप हेल्दी नहीं हो, यू हैव डिसीज, आपको कोई डिसीज हुई है। डिसीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, यानी छूने से कौन सा डिसीज बढ़ता है और कौन सा डिसीज नहीं होता है। दो प्रकार से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। डिसीजेज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड, जो आपको इजिली ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे में, उसको हम लोग इन्फेक्शियस कहते हैं। और इन्फेक्शियस डिसीज में अगर आप कॉमन और जो आजकल अधिक मात्रा में हो गया है जिससे बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डिसीजेज है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एड्स का। अगर मान लो एक मेल है और एक फीमेल है, मेल अगर एड्स उसको है और वो बिना किसी प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स करता है, तो फीमेल को भी एड्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना है और आर फेटल, यानी इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, कैंसर इज मेजर कॉज ऑफ डेथ। अगर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में, यानी जो छूने से नहीं फैलता है या कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता, उसमें से एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कैंसर का, जो कि मेजर कॉज है डेथ का।
आजकल तो बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं, है ना। तो कैंसर है आपका मेजर कॉज ऑफ डेथ, जो कि नॉन इन्फेक्शियस में आता है। एक वर्ड है यहाँ पे, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है? ड्रग या एल्कोहल का तो हम मतलब समझ गए, अब्यूज का मतलब क्या होता है? भाई ड्रग का मतलब जो ड्रग्स हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, एल्कोहल हम सभी जानते हैं। अब्यूज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो अब्यूज का मतलब ये होता है कि किसी भी ड्रग का ज़रूरत से ज़्यादा, यानी नीड से ज़्यादा यूज़, और किसी भी ड्रग या अल्कोहल का जो नॉट नीडेड है, नेसेसरी नहीं है आपके शरीर के लिए, उसका यूज़ अब अल्कोहल अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ कहलाता है। नेसेसरी मतलब मैंने नेसेसरी वर्ड यूज़ किया कि भाई आपके शरीर को अगर नेसेसरी नहीं है तो क्या कभी नेसेसरी होती भी है? हाँ होती है। जैसे मान लो भाई कोई एक पर्सन है, उसको कुछ बीमारी है और उसको ऑपरेशन करना पड़ गया, तो डॉक्टर्स जनरली पेन किलर्स देते हैं, और वो पेन किलर्स ड्रग्स होते हैं। जैसे मान लो मॉर्फिन का यूज़, मॉर्फिन ड्रग में है, ठीक है। तो मॉर्फिन का यूज़ अगर वो कर रहा है, लेकिन भाई अब उसकी जो हेल्थ है वो ठीक भी हो गई, लेकिन उसको लत पड़ गई मॉर्फिन की, तो वो ठीक होने के बाद भी यूज़ कर रहा है। नीड है, लेकिन उसकी नीड से कहीं ज़्यादा यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, तो अल्कोहल ड्रग अब्यूज़ के अंदर आता है। लेकिन अगर कुछ है ही नहीं उसको, फिर भी यूज़ कर रहा है, नेसेसरी है, लेकिन वो अब नेसेसरी, अब वो ख़त्म हो चुका है, मतलब जो उसका ऑपरेशन है वो ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो यूज़ कर रहा है तो ड्रग अब्यूज़ के अंदर आता है, ठीक है। एडवर्सली अफेक्ट करता है, यानी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भाई कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब इसको निपटाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लेना इस चीज़ पे, क्योंकि जो याद करने का चीज़ है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, एस्केलमिंथिस या हेलमिंथ्स एक्सेट्रा would cause disease in human. Such disease causing organisms called pathogens. भैया 4-5 जितने भी नाम लिखे हुए इनके द्वारा जो डिसीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, उन डिसीज कॉजिंग एजेंट्स या ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम, यानी या उसके अंदर होते हैं या ऊपर में आकर के। मोस्ट पैरासाइट, बहुत सारे पैरासाइट्स, ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस डिसीज कॉज करते हैं। द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म जैसे उसमें से है ना। मेटाबॉलिज्म आपके शरीर को कंटिन्यूसली रन करता है, और उसमें केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो लेकिन जब पैथोजेंस आपके अंदर चले जाएंगे, आपके बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे और आपके इंटरनल ऑर्गन के साथ इंटरफेयर करेंगे, और जो कि रिजल्ट उसमें होता है कि भाई आपके मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल तरीके से आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। पैथोजेंस क्या करते हैं, आपके शरीर में अडेप्ट हो जाते हैं, और अब जैसा आपका शरीर है, जैसा आपके शरीर का इन्वायरमेंट है, वैसे ही अपने आप को ढाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैथोजेंस दैट एंटर द गट, गट में अगर वो चला गया, मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच। आपके यहाँ पे लिखा हुआ है स्टमक एट लो पीएच, मतलब आपके शरीर में, आपके पेट में जो HCl है, यानी लो पीएच वाला जो है, उसमें लो पीएच, भैया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत खतरनाक केमिकल है,
है ना, द किंग ऑफ केमिकल्स। यस, वो अगर अंदर चला भी गया तो वो इससे भी लड़ भिड़ने के लिए तैयार है, बोलता है मैं आपके जैसा ही बन जाऊंगा और आपको सरवाइव कर लूंगा, है ना। सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसको रेसिस्ट भी करने के लिए क्षमता वो बना लेता है जब आपके शरीर के अंदर चला जाता है। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस्ड हैव अलोंग विद द डिसीज कॉज्ड बाय देम, उसके प्रिवेंशन, उसके कंट्रोल अगेंस्ट दैट डिसीज इन जनरल आर आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। ठीक है भैया, पहला नाम यस, साल्मोनेला टाइफी, नाम ही बता रहा है, टाइफी, टाइफॉइड इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। साल्मोनेला टाइफी है क्या? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में विच कॉज टाइफॉइड। दिस पैथोजेंस जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं फूड के थ्रू, वाटर कंटेमिनेटेड के थ्रू, जो आप खान पान करते हैं उसके थ्रू वो चले जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विद देम एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स। भैया स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाते हैं? दूसरे ऑर्गन में भी अटैक करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मत समझना कि इंटेस्टाइन में ही बस काम करते हैं, नहीं। सस्टेन्ड हाई फीवर, आपको फीवर होगा, आपको थकान होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड आर सम ऑफ द कॉमन symptoms of this disease. Intestinal perforation and death may occur in severe cases. ठीक है, टाइफॉइड फीवर में भी कंफर्म्ड। अगर हम बात करें कि किसी भी पर्सन को टाइफॉइड है तो उसको पहचानने के तरीके क्या हैं या उसके कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो एक टेस्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, विडाल टेस्ट का, या वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट जनरली बोलते हैं। तो विडाल टेस्ट आप कर सकते हैं। विडाल टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी स्टोरी भी दी हुई है कि इधर हो जाता हूं मैं। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट मैरी मेलोन निक नेम्ड टाइफॉइड मैरी, है ना, मैरी मेलोन निक नेम टाइफॉइड मैरी। ये क्या थी? ये एक प्रोफेशनल कुक थी, ये खाना बनाने का काम करती थी। इनको टाइफॉइड हुआ, ये धीरे धीरे भैया लो भाई लो टाइफॉइड लो टाइफॉइड लो, सब जगह बांट दी और कई साल तक ऐसे ही इनका चलता रहा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत मतलब टाइफॉइड का फैलाया और बहुत स्प्रेड किया टाइफॉइड को। बैक्टीरिया के अंदर हम देखें बहुत सारे डिजीज है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज निमोनिया इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट्स द एल्वोलाई। ये आपके लंग्स में जाते हैं, लंग्स में जो एल्वोलाई होती हैं उसको बड़ा कर देते हैं, उसका साइज बड़ा कर देते हैं, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। एयर सैक्स को एयर फिल्ड सैक्स, आपके जो एयर सैक्स हैं उसमें एयर भर जाती है ऑफ द लंग्स। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनी इंक्लूड फीवर होगा, आपको चिल्स आएंगी, ठंडापन, कफ होगा, खांसी होगा, हेडेक है। इन सीवियर केसेस लिप्स जो और फिंगर्स की नेल्स जो हैं वो ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हो जाती हैं, यानी वो नीलापन में आ जाता है। आपके लिप्स और आपके जो हाथों की नाखून है उसमें नीलापन आ जाता है। हेल्दी पर्सन अक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स। एक हेल्दी पर्सन है और एक जिसको टाइफाइड हो रखा है, अगर वो छींकता भी है या कैसे भी, उसके अंदर के जो एयरसोल्स हैं, एरोसोल्स हैं, वो अगर या ड्रॉपलेट्स हैं, एयर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर वो हेल्दी पर्सन के पास चले जाते हैं वो उसके अंदर, शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो उसको भी टाइफाइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एरोसोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल्स with an infected person. Dysentery, plague, diphtheria are some of the other bacterial diseases in man. डिसेंट्री है। प्लेग के बारे में एक चीज बताता हूं। एक फ्ली है, रैट फ्ली, ये क्या करती है,
पॉजिटिव एजेंट को ले करके रैट पर बैठ जाती है, और ये प्लेग, आप एक महामारी आई थी प्लेग, तब से ये प्लेग आ गया है ना। तो रैट से वो प्लेग बीमारी उत्पन्न होती है। तो रैट फ्ली मुझे बताना था कि भाई रैट फ्ली एक फ्ली है, और यहाँ पे नाम भी दे दिया गया है रैट, जिसके वजह से होता है डिप्थीरिया एक्सेट्रा सम ऑफ द बैक्टीरियल डिसीजेस। अच्छा ठीक है, अगर अपन बात करें वायरस के बारे में, तो राइनो वायरस रिप्रेजेंट सच ग्रुप वायरस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन डिसीजेस, दैट इज कॉमन कोल्ड। राइनो वायरस के अंदर ही आपका HIV आता है ना, जिसके वजह से एड्स होता है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे। इन्फेक्टेड द जो दे इन्फेक्ट द नोज रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, लंग्स में नहीं जाते, आपके पैसेज में केवल ट्रैकिया के थ्रू चले जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं। कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, नाक बंद होना, एंड डिस्चार्ज, शोर थ्रोट, खराश, होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, थकान, विच यूजुअली लास्ट 3 से 7 दिन तक ये होता है कॉमन कोल्ड। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीजेस, कॉमन कोल्ड के वजह से जो कफ और स्नीजेस है उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन्स, बुक्स, कप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन। कंटामिनेशन, ठीक है, कंटेमिनेटेड चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पेन्स, बुक्स, कप्स, अगर आप वो कंटेमिनेटेड है अनहेल्दी पर्सन से छूने से, और अगर आप उसका यूज़ कर लेते हैं तो आपको भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। डिसीजेस के बारे में बात कर लें, सम ऑफ ह्यूमन डिसीजेज आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआंस टू, यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, बहुत कॉमन है ना। डिसीजेज मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स। प्लाज्मोडियम दिया हुआ है, अटाइन, ये प्रोटोजोआन, ये प्रोटोजोआन है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, देखो प्लाज्मोडियम जो है इसमें 3-4 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। कौन कौन से मलेरिया होते हैं? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और जनरली यही देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये बहुत कॉमन है, ये भी होता है, लेकिन एक इसमें एनसीईआरटी में नाम दिया है कि नहीं दिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, जो कि बहुत लीस्ट है, यानी बहुत कम होता है ये, है ना। फैल्सीपेरम से आपकी डेथ हो सकती है, ऐसा प्लाज्मोडियम, ऐसा मलेरिया है ये। प्लाज्मोडियम मैलिग्नेंट मलेरिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैलिग्नेंट मलेरिया caused by Plasmodium falciparum is the most serious and even be fatal। इससे आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लेट अस टेक अ ग्लैंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की बात की गई है। प्लाज्मोडियम पहले क्या करता है, इसको पढ़ने से अच्छा अगर हम साइकिल पे ही बात कर लें, ठीक, ये उसी का साइकिल दिया हुआ है, उसके बाद पढ़ लेंगे, इसको पहले समझते हैं। तो ये है आपका, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसको अपन जूम ही कर लेते हैं। यस, अब दिखेगा। तो यहाँ पे जो मॉस्किटो बाइट आपको अगर करता है तो इस मॉस्किटो से स्पोरोजॉइट्स अगर आपको काटता है तो आपके सेल्स में स्पोरोजॉइट्स चले जाते हैं, जो कि आपके शरीर के ऑर्गन लीवर में अटैक करते हैं, और स्पोरोजॉइट्स लीवर में अटैक करते हैं। लीवर जो लीवर सेल्स हैं
या जो हेपेटोसाइट्स एक हेपेटोसाइट सेल होते हैं, जो लीवर के सेल होते हैं, जो लीवर के सेल बनते हैं, उनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हेपेटोसाइट्स, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, एक सेकेंड, यस, हेपेटोसाइट्स ये आपके लीवर सेल्स में जाते हैं, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24 मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पे? ये आपके ह्यूमन सेल के अंदर, यानी ह्यूमंस में जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लीवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल्स, जब इसमें भाई एक किसी भी एक सेल में स्पोरोजॉइट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बस्ट कर जाएंगे, यानी फट जाएंगे, तो ये रिलीज हो जाएंगे यहाँ से। अब ये कहाँ जाएंगे? आरबीसी में जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स, जो आपके ये तो अभी लीवर सेल्स में थे, हेपेटोसाइट्स में थे, अब आपके रेड ब्लड सेल्स यानी आपके खून में जाएंगे। खून में जाने के बाद ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से एक से मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पे आपके सेल में, और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स भी बस्ट आउट होंगे। Parasites reproduce asexually in red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptoms. Released parasites infect new red blood cells. ये यहाँ है, इस सेक्सुअल स्टेट है, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोसाइट्स बनेंगे, डेवलप इन आर रेड ब्लड सेल्स। ये आपका रेड ब्लड सेल है, इसमें गैमेटोसाइट्स बनेंगे और गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेटोसाइट्स और मेल गैमेटोसाइट्स। ये रहे आपके गैमेटोसाइट्स। अब दोबारा कभी ये मच्छर आए और आपको काटे तो होगा क्या? ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये मच्छर के अंदर चले जाएंगे और इसके इंटेस्टाइन में जाकर के चिपक जाएंगे। जब चिपक जाएंगे देन उसके बाद क्या होगा? गैमेटोसाइट्स सेक्सुअली, अभी मैंने बताया कि ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब इसके अंदर गैमेटोसाइट चले जाएंगे मच्छर के अंदर, तो अब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके फिर से स्पोरोजॉइट्स, गैमेट्स फीमेल और फीमेल मिल करके फिर से स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। देन उसके बाद फिर साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहती है। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील, जो आपका खून चूसती हैं, है ना, तो उससे गैमेटोसाइट्स मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर चली जाती हैं। फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा मॉस्किटो के गट में, गट यानी इंटेस्टाइन में जाकर के, और जब आपको दोबारा फिर कभी आएगी तो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू स्पोरोजॉइट्स पुनः आपके पास आपके शरीर में चली जाएंगी और फिर आपको डिसीज कॉज करेंगी, प्लाज्मोडियम, दैट्स नेम। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम का वो है। ठीक है, यहाँ पे जल्दी जल्दी देखो, आप समझ गए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी अब इसको समझते हैं। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडीज स्पोरोजॉइट्स थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया प्लाज्मोडियम या मलेरिया किसकी वजह से कॉज होता है? प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम जो पॉजिटिव एजेंट है उसके वजह से मलेरिया होता है, और उसके वेक्टर क्या है? एनोफिलिस मॉस्किटो। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई इन द लीवर सेल्स एंड अटैक इन आरबीसी रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, बस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसियस, हीमोजोइन का भी हीमोजोइन वहाँ से रिलीज होता है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। हीमोजोइन आपकी शरीर आपकी बॉडी रिलीज करती है इसको ख़त्म करने के लिए, है ना, क्योंकि भाई आपकी इम्यूनिटी है ना, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन है, तो वो एक हीमोजोइन, और जिसके जब वो रिलीज़ होगा इसको ख़त्म करने के लिए तो आपको चिल और हाई फीवर जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी, और वो 2 से 3 से 4 दिन में होते रहता है जब आपको मलेरिया होता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दिस parasites enters the mosquito's body and undergo the further development and the parasites multiply within them to form sporozoites। पुनः से स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे? उनके गट के अंदर, है ना। when these mosquitoes bite human, sporozoites are introduced into their body and thereby initiating the events mentioned above, and it is interesting to note that the malarial parasite requires 2 hosts।
अगर आपको मलेरिया हो रहा है तो उसके दो होस्ट ही होते हैं। अभी हमने बताया ना, एक ह्यूमन जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, और एक एनोफिलिस मॉस्किटो जहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर के स्पोरोजाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये टू होस्ट का नाम याद रखना है, ह्यूमन एंड मॉस्किटोज, टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए दो होस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं, ये तो हम समझ लिए। हाँ ठीक। एक सबसे नीचे में नाम लिखा है एंटामीबा हिस्टोलिट का, ये भी एक प्रोटोजोआन पैरासाइट है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक कर रहा था, ये लार्ज इंटेस्टाइन में अटैक करेगा और एमेबियासिस कॉज करता है, या एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। एमीबॉइड, नाम ही पता चल रहा, एंट अमीबा यानी एमीबॉइड, अमीबियासिस नाम से ही डिसीज पता चल जाएगा। आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पूरा याद हो जाएगा, बस आप पढ़ते जाओ, ये तुरंत याद हो जाएगा। सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्प्स यानी मसल का कॉन्ट्रैक्शन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस, ब्लड का क्लॉटिंग, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, होने की संभावना है जब आपको एमीबियासिस या अमीबियासिस होता है। ठीक है। हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल करियर, आपकी घर की जो मक्खी होती है वो एक कैरियर बनती है इस डिसीज का होने का। ठीक है। सर्व ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ फूड, जो इन्फेक्टेड पर्सन है एमीबियासिस का, उसके फीकस से मक्खी हाउस फ्लाइज कैरियर बनती हैं और आपके घरों में आकर के उस डिसीज को फैलाती हैं। ये हो गया एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले डिसीज अमीबियासिस के बारे में। फूड प्रोडक्ट से कंटामिनेटेड, जो कि कंटेमिनेटेड रहते हैं, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मैंने बता दिया। अगला आता है एस्करीज, द कॉमन राउंड वर्म, वुचेरिया। तो इसमें वुचेरिया है, वुचेरिया में याद रखना है दो प्रकार की वुचेरिया होती हैं, एक होती है बैनक्रॉफ्टी और एक होती है मलय, MALAYI। दो प्रकार की वुचेरिया होती हैं और ये एक फाइलेरियल वॉर्म है। एंड सम ऑफ द हेलमिन्स, एस्केलमेंथिस या हेलमिन्स, which are known to be pathogenic to man. Ascaris, an intestinal parasite, cause ascariasis. एस्केरिस से एस्केरियासिस की बीमारी होती है, नाम से पता चल रहा है, एस्केरिस से एस्केरियासिस। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और याद करना चाहते हो तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या होगा, ज़्यादा याद ही नहीं रखना है। एस्केरिस एस्केरियासिस खत्म। सिम्टम्स क्या है इसके, इंटरनल ब्लीडिंग होगी आपको, मस्कुलर पेन होगा, फीवर है, अनीमिया, अनीमिया यानी लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है। ब्लॉकेज इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइन के पैसेज का ब्लॉकेज या कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना तो उसका पैसेज क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है। द एक्स ऑफ पैरासाइट्स आर एक्सक्रीटेड along with the feces of infected person which contaminated soil, water, plants, etc. जब वो इन्फेक्ट हो जाएगा उससे हाउस फ्लाइज आती हैं और हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करती हैं। हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा। अच्छा, वुचरेरिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया बैंक्रॉफ्टी और मलाई दो प्रकार की वुचरेरिया होती हैं। ये एक फाइलेरियल वॉर्म है और स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन विच दे लिव many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease called is elephantiasis और filariasis. वुचरेरिया देखो यहाँ पे एस्केरिस द कॉमन राउंड वर्म एंड वुचरेरिया द फाइलर वर्म। एस्केरिस के बारे में मैंने बताया, अब वुचरेरिया के बारे में बताएंगे। एस्केरिस याद रखना ये राउंड वर्म है, वुचरेरिया क्या है, फाइलेरियल वर्म है। अब इसके बारे में बात करते हैं वुचरेरिया के बारे में। आप इससे होता क्या है, जो आपकी लिम्स हैं या यहाँ पे मान लो या लोअर बॉडी पार्ट्स जनरली, ये यहाँ पे जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होना, ये डिसीज कॉज करता है। जेनाइटल एरिया से ये शुरू होता है
और पूरे नीचे बॉडी पार्ट्स को ये इन्फेक्ट करता है, जिसको हम लोग हाथी पाँव भी बोलते हैं जनरली, आम भाषा में हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस, हाथी, एलिफेंट हाथी। तो वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वुचरेरी आप याद कर लो, बैंक्रॉफ्टी मलाई, दो प्रकार की होती हैं। इनसे ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी शरीर का आकार बढ़ जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स विच दे लिव इन द मेनी ईयर्स, कई सालों तक वो रहता है यूजुअली, इसलिए पता भी नहीं चलता कि भाई इसके एलिफेंटियासिस के कई स्टेजेस होते हैं। भाई पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, दूसरे या तीसरे स्टेज में आदमी को पता चलता है कि भाई हाथी पाँव हुआ है। तो एलिफेंटियासिस, इसको हम फाइलेरियासिस भी बोलते हैं क्योंकि ये फाइलेरियल वर्म है। द जेनाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो अफेक्ट, मैंने बताया, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। फंजाई के बारे में बात करते हैं। बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, नाम ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मा, एपिडर्मोफाइटॉन। माइक्रो यानी छोटा, स्पोरम यानी स्पोर, छोटे छोटे स्पोर, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। अच्छा, एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है, यहाँ नाम ध्यान देना, एपिडर्मो, डर्मो नाम वर्ड आ रहा है। कई लोग डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बन के वो डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन का डॉक्टर। स्किन में, स्किन की वजह से या इसके वजह से इन स्किन में होने वाले डिसीजेस को हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। और फंजाई की वजह से होता है स्किन में होने वाले डिसीज। और स्किन में कौन कौन से डिसीजेज होते हैं आगे पढ़ेंगे। तो उसके कई जनरा है, फंजाई के कई जनरा है। माइक्रोस्पोरम यानी छोटे छोटे स्पोर, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। डर्मो से अपने को याद आ जा रहा है कि डर्मो मतलब स्किन, ठीक है, तो याद रखना। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म्स, ये रिंगवर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये तीनों, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज इज इन मैन। आदमियों में ज़्यादातर होता है, इन्फेक्शियस डिसीज है, रिंगवर्म कॉज करता है। अपीयरेंस, ड्राई हो जाना, स्केली लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प, ये है ना, इसको हम दाद, खाज, खुजली, है ना, वो ही है रिंगवर्म्स। इसके वजह से माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन जो कि फंजाई है, तो इसके वजह से होता है, ठीक है। और जिसको हम दांत, कात, खुजली ही बोलते हैं, और वो ज़्यादातर स्किन में ही होती हैं। जैसे आपके हाथों के बीच में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे होगा भी। आगे पढ़ते हैं। मेन सिम्टम ऑफ द डिसीज, एडलेशंस आर accompanied by intense itching, खुजली, हीट एंड मॉइस्चर, गर्मी या, और जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे मॉइस्चर होगा। तो इस फंजाई को ग्रो करने में ये मॉइस्चर ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आपको जैसे हाथों धुलते हैं तो यहाँ पे उंगली के बीच में अधिकतर मॉइस्चर रहता है, तो यहाँ पे भी होना, यहाँ पे होना, या ऐसे जगह पे होना जहाँ पे मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा है आपके शरीर में, वहाँ पे ये जनरली होते हैं। विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज टोज, इन द ग्रॉइन एंड बिटवीन द टोज, ग्रॉइन एंड बिटवीन द टोज, पैरों के उंगलियों के बीच में भी होते हैं। Ringworms are generally acquired from soil by using towels, cloths, or even the comb of infected individuals. कोई infected person है, आप उसकी कंघी यूज़ कर रहे हो, आप उसके कपड़े यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरवेंशन, और उसके कंट्रोल के लिए ये पर्सनल और पब्लिक हाइजीन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, और ठीक, अब थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। मेजर्स, अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक्सेट्रा। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर अगर आपको पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना है तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देखो भैया, आप पब्लिक हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनकी पीरियोडिक यानी कंटिन्यूसली
कुछ कुछ समय में कंटिन्यूसली पेरियोडिक क्लीनिंग यानी उसको बार बार क्लीन करना, एंड डिसइंफेक्शन ऑफ, यानी वो जो इन्फेक्शियस चीज़ें हैं उसको हटा करके पानी को स्वच्छ रखना, और बार बार आप उसको यूज़ कर सकते हो। वाटर रिजर्वायर्स है ना, पूल्स, cesspools and tanks, and observing standard practices of hygiene in public catering। पब्लिक केटरिंग में अगर आप हाइजीन को फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और ज़्यादा समय तक हेल्दी रहेंगे। दीज मेजर्स आर particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis, ascariasis. In cases of airborne diseases such as pneumonia, common cold, in addition to the above measures, close contact with the infected person or their belongings should be avoided। आप जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। फॉर डिसीजेस सच एज मलेरिया एंड फाइलेरियासिस that are transmitted through insect vectors, and the most important measure is to control or eliminate vectors। कंट्रोल के लिए eliminate the vectors and their breeding places। आपके आसपास जो गड्ढे में जो पानी भर जाता है उसको दूर करना, क्योंकि अगर वो ज़्यादा समय तक वहाँ पे रहेंगे तो इन वेक्टर्स का या पैरासाइट्स का या प्रोटोजोन्स का उत्पन्न होने की चांसेस ज़्यादा हैं, और उसके वजह से आपके एरिया में वो डिसीजेज होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन यानी रुका हुआ पानी इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरिया। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, आप कूलर में जो पानी होता है उसकी समय समय पर क्लीनिंग करते रहें। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, अगर आप मच्छरदानी का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा सही है, तो आपको मॉस्किटोज नहीं आ पाएंगे आपको काटने के लिए। इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक ये गम्बूसिया। अच्छा, गम्बूसिया एक फ़िश होती है, अगर आप उसे अपने आसपास के क्षेत्र में जैसे तालाब है या कुछ भी है, अगर वहाँ पे गम्बूसिया फ़िश का यूज़ करते हैं तो जो मॉस्किटोज़ के लार्वा हैं वो वहीं पे वो उनको यूज़ करती है खाने में, है ना, फीड करती है। आ, तो आप अपने आसपास के क्षेत्र में पॉन्ड्स में यानी तालाबों में गम्बूसिया फिश का यूज़ कर सकते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, मॉस्किटो लार्वा को। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना जहाँ पे इन चीज़ों का अगर चांसेस हैं कि ये अगर हो सकते हैं तो आप इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना। ड्रेनेज एरिया, स्वैम्प्स। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज। आपके खिड़की दरवाजे में जाली का होना, आप उसको बढ़ा सकते हैं अपने सुरक्षा के लिए। Such precautions have to become more important, especially in the light of recent widespread incidences of the vector-borne Aedes mosquito diseases like dengue। डेंगी या डेंगू एक ही बात है, जनरली इसको डेंगी ही बोलते हैं। डेंगू तो यू लगने की वजह से हम बोलते हैं, लेकिन वैसे इसका नाम डेंगी है। एंड देन चिकनगुनिया। डेंगी और चिकनगुनिया का रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं, इसके वजह से आपको लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेस यानी बहुत ज़्यादा केसेस आने की वजह से जनरली ये डिसीजेज़ होती हैं, और इसको दूर करने के लिए, इसके प्रिवेंशन या कंट्रोल के लिए आप घर के जो दरवाजे हैं या खिड़की हैं वहाँ पे आप वायर मेस का यूज़ कर सकते हैं, जाली का यूज़ कर सकते हैं। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस इफेक्टिवली। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं है। तो हमने ये बात कर ली, डिसीजेस के बारे में बात कर ली। जो हमारा अगला टॉपिक है इम्यूनिटी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। तो हमने डिसीजेस के बारे में बात कर ली, और हाँ, एक सेकेंड,
हम्म, मैंने एक जगह रेड फ्ली का नाम लिया था। रेड फ्ली में एक लास्ट ईयर में मतलब अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो ये इसमें पूछा गया था कि ये किस ये क्या है, क्या रेड फ्ली किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपॉड। ठीक है, तो ये याद रखना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। और इम्यूनिटी क्या होता है उसके देखिए, हम अपन ने 4 टॉपिक इंक्लूड किया था। उन 4 टॉपिक में एक टॉपिक हो गया है। जनरली इससे 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। ये हमने इसके बारे में कंप्लीट कर लिया है। इम्यूनिटी नेक्स्ट में बात करेंगे। उसके बाद एड्स, कैंसर और ड्रग अब्यूज़, ये छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं एड्स और कैंसर के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एड्स और कैंसर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए और उसको उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।